नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार और आंदोलनकारी किसान संगठनों के बीच आज छठे दौर की बातचीत। सरकार ने किसानों के सभी मुद्दों का युक्तिसंगत समाधान करने की प्रतिबद्धता दोहराई। रेल मंत्रालय ने कोटद्वार और टनकपुर के लिए नई दिल्ली से 2 जनशताब्दी ट्रेन चलाने का किया फैसला। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने वीडियो जारी कर प्रदेशवासियों को दी जानकारी। सिटी पेट्रोल यूनिट की तर्ज पर अब चीता पुलिस को भी बनाया जा रहा स्मार्ट। पुलिस महानिदेशक ने नए उपकरणों के साथ 1 माह का प्रशिक्षण देने को दी हरी झंडी। और नया साल मनाने के लिए प्रदेश के पर्यटक स्थलों पर हो रही तैयारियां। पर्यटकों की संख्या को देखकर व्यवसायियों के खिले चेहरे। प्रशासन ने कोविड और सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता की व्यवस्थाएं। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार और आंदोलनकारी किसान संगठनों के बीच आज छठे दौर की बातचीत जारी है। गतिरोध समाप्त करने के लिए सरकार और किसानों के बीच ये छठे दौर की वार्ता है। केंद्र ने बातचीत के लिए प्रदर्शनकारी किसानों के 40 संगठनों को बुलाया है। वार्ता में कृषि कानूनों के अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य, वायु गुणवत्ता और बिजली से जुड़े कानूनों में संशोधन के मसौदे पर विचार विमर्श हो रहा है। सरकार ने दोहराया है कि वो स्पष्ट लक्ष्य और खुले मन से किसानों के सभी मुद्दों का युक्तिसंगत समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्यसभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी की मांग पर रेल मंत्रालय ने कोटद्वार और टनकपुर के लिए नई दिल्ली से 2 जनशताब्दी ट्रेन चलाने का फैसला किया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने श्री बलूनी को पत्र भेजकर ये जानकारी दी है कि रेल मंत्रालय जल्द ही दोनों ट्रेनों की समय सारणी भी जारी कर देगा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करते हुए श्री बलूनी ने बताया कि उन्होंने 17 नवंबर 2020 को रेल मंत्री को एक अनुरोध पत्र भेजा था। पत्र पर त्वरित निर्णय लेने के लिए उन्होंने रेल मंत्री का आभार भी प्रकट किया। उन्होंने कहा कि इन दोनों ट्रेनों के संचालन से खासतौर पर उत्तराखंड के विद्यार्थियों, रोगियों और नौकरी पेशा लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। टनकपुर नई दिल्ली जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन से पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर के नागरिकों को सुविधा मिलेगी, जबकि कोटद्वार नई दिल्ली जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन से गढ़वाल मंडल के लोगों को लाभ मिलेगा। आप लोगों को ध्यान होगा कि पिछले माह मैंने रेल मंत्री जी से आग्रह किया था कि टनकपुर से दिल्ली और कोटद्वार से दिल्ली 2 नई जनशताब्दी एक्सप्रेस शुरू की जाए। मुझे आज बड़ी आनंद हो रहा है आप लोगों को ये बताते हुए कि रेल मंत्रालय के द्वारा दोनों जनशताब्दी एक्सप्रेसों को स्वीकृति दे दी गई है। मुझे रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी के द्वारा एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें मुझे बताया गया है कि दोनों ट्रेनों को स्वीकृति दे दी गई है एवं जल्दी ही इनके टाइम टेबल की घोषणा भी कर दी जाएगी। सिटी पेट्रोल यूनिट की तर्ज पर अब चीता पुलिस को भी स्मार्ट बनाने का निर्णय लिया गया है। चीता पुलिस की कार्यक्षमता एवं दक्षता को बढ़ाने के लिए उनकी वर्दी में अतिरिक्त उपकरण जैसे बॉडी ऑन कैमरा, मल्टीपल बेल्ट, शॉर्ट रेंज आर्म्स जैसे उपकरण लगाने का निर्णय लिया गया है। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि प्रथम चरण में देहरादून जिले के 120 पुरुष आरक्षी और 30 महिला आरक्षियों को नए उपकरणों के साथ 1 माह का प्रशिक्षण कराया जाएगा। प्रशिक्षण के उपरांत प्रशिक्षित चीता पुलिस का 3 माह का ड्यूटी चार्ट बनाकर ड्यूटी लगाई जाएगी, जिसमें चीता पुलिस के घटना स्थल पर पहुंचने का समय और कार्य दक्षता के साथ साथ आम जनमानस में उनकी छवि का आकलन किया जाएगा। 3 माह के पश्चात उनका रोटेशन किया जाएगा। गौरतलब है कि चीता पुलिस को आम जन द्वारा की गई शिकायत, सड़क दुर्घटना, इमरजेंसी कॉल, आपदा या 112 पर आने वाली सूचनाओं पर फर्स्ट रिस्पांस के लिए घटनास्थल या मौके पर भेजा जाता है। ऐसे में चीता पुलिस को और अधिक सशक्त बनाने के लिए ये निर्णय लिया गया है। नए साल के आगमन को लेकर प्रदेश के पर्यटक स्थलों पर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। मसूरी, नैनीताल, ऋषिकेश, चमोली सहित पर्यटक स्थलों पर अच्छी बुकिंग मिलने से व्यवसायियों के चेहरे भी खिले हुए हैं। हालांकि प्रशासन ने किसी भी बड़े आयोजन को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं, लेकिन अन्य प्रदेशों से आने वाले पर्यटक प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य के बीच नया साल मनाने के लिए पहुंच रहे हैं। चमोली जिले का औली क्षेत्र विश्व पटल पर बेहद रमणीय पर्यटक स्थलों में शामिल है। औली में
एशिया का सबसे लंबा रोपवे और चेयर लिफ्ट है, जिन्हें देखने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं। कोरोना के चलते रोपवे विगत 8 माह से बंद था, जिसे बीते माह ही पर्यटकों के लिए खोला गया है। चमोली जिले में ग्वालदम, औली, जोशीमठ, बेनीताल सहित अन्य पर्यटक स्थल पर्यटकों से गुलजार हो चुके हैं। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि नई गाइडलाइंस के अनुसार इस बार नए साल का जश्न सादगी से मनाया जाएगा। औली में हमारे काफी संख्या में पर्यटक भी आ रहे हैं, तो उनको सभी होटल्स को भी निर्देशित कर दिया गया है कि बाहर में कोई भी आयोजन ना किया जाए और अंदर भी जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क एनफोर्समेंट और इसके लिए पूरी व्यवस्था रखी जाए और ऐसा नहीं होने पर संबंधित होटल ओनर पर कार्रवाई भी की जाएगी और किसी भी प्रकार की ओवर रेटिंग ना होने पर इसके लिए भी टीम्स वहां पे जाकर मौके पर चेक कर रहे हैं और सफिशिएंट पुलिस बल भी तैनात किया गया, जिससे कोई बाहर रात के जो 12 बजे या इस समय में रात्रि बिल्कुल मिडनाइट में जो सेलिब्रेट करने की एक टेंडेंसी होती है वो बाहर की तरफ निकलकर ना जाने पाए, इसलिए पुलिस बल भी तैनात किया गया है। केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना में प्रदेश के 2 जिले पौड़ी और उधम सिंह नगर शामिल हैं। स्वामित्व योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत गांवों के लोगों की आवासीय संपत्ति के अभिलेख में पूरा ब्यौरा दर्ज किया जा रहा है। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों की संपत्तियों से जुड़ी भौतिक प्रतियां संबंधित मालिकों को दी जा रही हैं। उधम सिंह नगर जिले में इस योजना के तहत अभी तक 40 गांवों में 6,805 ग्रामीणों को स्वामित्व कार्ड दिए गए हैं। जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने बताया कि जिले में 532 गांवों का इस योजना में चयन हुआ है, जिनमें से 531 गांवों में ड्रोन के जरिए मैपिंग का कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी तक जनपद में 100% स्वामित्व कार्ड का वितरण कर दिया जाएगा। स्वामित्व योजना में हमारे जनपद के 532 ग्राम चयनित हैं, जिसमें 531 गांव में जो ड्रोन फ्लाइंग होती है और मैप तैयार करना, उसका काम पूरा हो गया। एक गांव में थोड़ी सी कुछ इश्यू आ रहे थे, इसलिए उसका भी हम लोग सॉर्ट आउट कर रहे हैं इश्यूज़ को, उसके बाद उसमें भी कर लिया जाएगा। और जो अभी हमको 25 दिसंबर तक 231 और गांव का करना था, तो उनमें सभी को नोटिस भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया और उसमें अग्रेतर जो कार्रवाई करनी है वो हम लोग कर रहे हैं। और उसमें जो प्रथम चरण में हमारे 40 गांव थे, तो उसमें 6,805 लोगों को स्वामित्व योजना का कार्ड भी वितरित कर दिया गया है। और हमारा ये लक्ष्य है कि 26 जनवरी को इसको 100% पूर्ण करने का पूरा प्रयास है। गौरतलब है कि सरकार ने ग्रामीणों को जमीन का रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वामित्व योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के माध्यम से ग्रामीणों को न सिर्फ जमीन पर चले आ रहे पुराने विवादों से छुटकारा मिल रहा है, बल्कि इसके माध्यम से वे बैंकों से कर्ज और दूसरे वित्तीय फायदे भी ले सकते हैं। आज अल्मोड़ा जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में 1 दिवसीय जागेश्वर महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव का शुभारंभ रामकृष्ण कुटीर के अध्यक्ष स्वामी ध्रुवेशानंद ने किया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि कोरोना की वजह से इस बार महोत्सव का आयोजन काफी छोटे स्तर पर किया गया है। उन्होंने अगले वर्ष मई में सामान्य हालात होने पर जागेश्वर में महोत्सव आयोजित करने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि जागेश्वर धाम अल्मोड़ा के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भगवान शिव का विश्व प्रसिद्ध मंदिर होने से यहाँ देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचते हैं। तो हम लोग इस साल कर रहे हैं। इस साल कोरोना की वजह से इसको एक सूक्ष्म आयोजन में कराया जा रहा है, क्योंकि हम लोगों ने क्योंकि मार्च में इसको प्लान किया था और मार्च में कोरोना की वजह से इसको नहीं कराया जा सके, तो अगले साल हम लोग उसको मई में हम लोग इसको पूर्ण आयोजन के रूप में कराएंगे। इस वर्ष हम लोगों ने एक सूक्ष्म आयोजन में कराने में कोविड की हम लोग जितने भी सोशल डिस्टेंसिंग है, जितने भी हमारी गाइडलाइंस है, उनको पालन करते हुए आज हम लोग करा रहे हैं। आज हम लोग की कोशिश ये की गई है कि जितने भी हम लोग सांस्कृतिक गतिविधियों हैं उनको हम पुनरारंभ कर सके। इस मैसेज के साथ हम लोग आज इस आयोजन को करा रहे हैं और हमारी कोशिश ये रहेगी कि अल्मोड़ा में, क्योंकि संस्कृति और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जागेश्वर एक महत्वपूर्ण जगह है, तो उसको उस स्थान पे अगर हम लोग कुछ अन्य आयोजन भी अगले साल हम लोग करा सकेंगे और भव्य से कराने की कोशिश करेंगे।
आईआईटी रुड़की ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ट्रैकर 24 नाम से एक ऐप विकसित किया है जो ये बताएगा कि कहां कितनी भीड़ है। साथ ही रियल टाइम में प्रत्येक व्यक्ति को ट्रैक भी करेगा। आईआईटी रुड़की का मानना है कि ये ऐप आगामी कुंभ की दृष्टि से बेहद उपयोगी साबित हो सकता है। इस समय प्रशासन कुंभ की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। कुंभ मेले में प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती भीड़ को नियंत्रित करना होता है, जिसे देखते हुए आईआईटी रुड़की के सिविल विभाग के वैज्ञानिक प्रोफेसर कमल जैन ने ट्रैकर 24 नाम से एक मोबाइल ऐप का निर्माण किया है। उन्होंने ऐप के बारे में बताया कि ये लोकल मैनेजमेंट में बेहतर साबित होगा। ये ऐप जीपीएस डेटा को एनालिसिस कर प्रत्येक व्यक्ति की निश्चित समय की लोकेशन बताता है। साथ ही मेन सर्वर पर यह जानकारी मिलेगी कि किस स्थान पर कितने व्यक्ति मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि ट्रायल के दौरान ऐप ने बेहतर परिणाम दिए हैं। कुंभ में देखिए, स्पेशली आदमियों का मैनेजमेंट करना है, कौन कहाँ पे जाएगा और किसी भी टाइम पे कितने लोग कहाँ पे हो सकते हैं। इस ऐप में फोन के साथ आदमी को रजिस्टर कर लिया जाएगा और उसके बाद इंडिविजुअल आदमी कहीं भी जाता है, किसी भी एरिया में जाता है, तो मैप पे उसकी लोकेशन आ सकती है। साथ में आप पता करना चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन जैसे हर की पैड़ी पे एक टाइम में कितने आदमी हैं, तो इमीडिएटली किसी भी टाइम में वो बता देगा कि कितने आदमी हैं। अगर आपने लिमिट बना रखी है कि उतने आदमी से ज़्यादा हो तो पता लग जाए आपको, तो ये वहाँ के आदमी काउंटिंग भी कर लेगा, जो डीप लर्निंग टाइप का है, उससे काउंटिंग करके बता देगा कि भाई इतने आदमी से ज़्यादा हो गए, तो एकदम मैसेज दे देगा। देश की सीमाओं की सुरक्षा के साथ ही आईटीबीपी आम जनमानस को भी सुविधाएं उपलब्ध कराती है। आईटीबीपी ने पिथौरागढ़ जिले में चीन सीमा से लगे अंतिम गांव कुटी में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। शिविर में व्यास घाटी के 7 गांवों के ग्रामीणों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिया गया। 7वीं वाहिनी आईटीबीपी मिर्थी की मेडिकल टीम ने ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें आवश्यक दवाइयां भी बांटी। सब इंस्पेक्टर हेमंत बोहरा ने बताया कि व्यास घाटी में सर्दियों के दौरान कई प्रवासी अपने मूल निवास में ही रहते हैं। गांव के साथ जो हमारा प्रॉपर सहयोग है, ये क्योंकि बॉर्डर बटालियन हमारी भी है, इनके भी सारे गांव आपस में हम सब एक साथ मिलकर यहाँ काम करते हैं, तो इनके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी भी हमारी है। हमारे कुछ से काम लगते हैं, कुछ ये हमारी मदद करते हैं, कुछ हम इनके, तो आपस में सहयोग बनाए रखने की भावना से ये मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं। बाकी यहाँ जो मरीजों की संख्या है, इतने जो भी यहाँ लोकल बीमारियां हैं, सीजनल बीमारियां हैं, तो उनके हिसाब से चिकित्सा अधिकारी दवाइयां दे रहे हैं हम। वहीं ग्राम प्रधान अंजू रोंकली ने आईटीबीपी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि आईटीबीपी द्वारा समय समय पर सीमांत क्षेत्रों के लोगों की हर संभव मदद की जा रही है। आईटीबीपी मिर्थी की ओर से व्यास घाटी के 7 गांव के लिए आज यहाँ पे शिविर का आयोजन किया गया है और प्राथमिक विद्यालय ये कुटी का प्रांगण है, जहाँ पे हमारे व्यास घाटी के 7 गांव के जितने भी जनता है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे आ रहे हैं यहाँ पे और अपनी अपनी समस्याओं का यहाँ पे बताया जा रहा है। प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए पुलिस अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत पुलिस को लगातार पहाड़ी जिलों से नशे की बड़ी खेप बरामद हो रही है, जिसे नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। बागेश्वर जिले में पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में 4 लोगों से करीब 12 किलो चरस बरामद की है, जिसकी कीमत 12 लाख रुपए आंकी गई है। आरोपियों ने पूछताछ में गांव से चरस खरीदकर देहरादून और अन्य मैदानी क्षेत्रों में ऊंचे दामों पर बेचने की बात कही है। बीते 3 माह में पुलिस अब तक 38 किलो चरस बरामद कर चुकी है। पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने बताया कि बागेश्वर जिले को नशा मुक्त बनाने में अब लोग खुलकर सामने आ रहे हैं। 2 लोग जो देहरादून से आए हैं, उनके पास इनोवा कार है और वो कपकोट से भारी मात्रा में चरस लेकर देहरादून जा रहे हैं। सुबह सूचना बहुत सटीक थी, जिसमें एसटीएफ के द्वारा लीड दी गई थी। उस आधार पर चेकिंग की गई, जिसमें इस वाहन को रोका गया और इसमें 2 लड़के पूरन पोखरियाल और प्रदीप रावत, इन दोनों लड़कों से पूछताछ की गई, जिसमें लगभग 11.5 किलो चरस इनसे बरामद हुई।
वहीं चंपावत पुलिस ने भी 9 किलो चरस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अब तक जिले में पुलिस करीब 87 किलो चरस बरामद कर चुकी है। पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने बताया कि पकड़े गए आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वो चरस को नैनीताल, दिल्ली सहित बड़े शहरों में बेचने ले जा रहा था। चंपावत पुलिस के द्वारा थाना पाटी क्षेत्र से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से कुल 9 किलो 700 ग्राम चरस बरामद की गई है। चरस बरामदगी में चंपावत पुलिस के द्वारा इस वर्ष सबसे ज्यादा पिछले वर्षों की अपेक्षा चरस की बरामदगी की गई है। कुल चंपावत पुलिस के द्वारा 87 किलो 500 ग्राम चरस अभी तक बरामद की गई है। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।